नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा इक्वालिटी यानी समानता। समानता का जो विचार है ये अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामने आया। 1789 के बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है ये चलने लगा और समानता के ऊपर लोगों के विचार आने लगे। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये विचार बहुत ज्यादा प्रबल हो गया और समानता को लेकर बहुत से थिंकरों ने अपने अलग अलग विचार दिए। समानता के ऊपर अलग अलग विचार है, मार्क्सवादियों के, उदारवादियों के, समाजवादियों के, अलग अलग इसके बारे में, थोड़े उपयोगितावादियों के अलग अलग विचार है इसके बारे में। तो आपको ध्यान देना होगा कि किसके क्या अप्रोच है इक्वालिटी के बारे में, क्या कौन सा थिंकर क्या सोचता है और समानता की बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, समानता है क्या। ये सारी बातें आपको बेसिक से समझनी है जो मैं आपको इस क्लास में समझाऊंगा और बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, इक्वालिटी का, समानता का जो बेसिक अर्थ है, समानता है क्या। समानता का अर्थ है सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने का समान अधिकार। देखो, सबसे पहले जो समानता का विचार है वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के सामने सभी लोग समान है, यानी कानून सबके लिए जैसा है। रूल ऑफ लॉ ये समानता का पहला विचार है कि कानून है वो सबके लिए समान है, चाहे कोई आदमी कैसा भी है, सबके लिए एक ही कानून है। तो स्वतंत्रता, समानता का जो पहला विचार है वो यही है कि रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। और रूल ऑफ लॉ का बेसिक मीनिंग होता है कि जो कानून है वो सभी के लिए कैसा है, कानून सभी के लिए कैसा, समान है, इक्वल है। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने के समान अधिकार की बात करेगी। एक न्यूनतम आवश्यकता होती है इसमें अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषा स्वतंत्रता, संघ स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं की सेवाओं के संबंध में आदि आते हैं। इन सब मामलों में हर व्यक्ति समान होना चाहिए। स्वतंत्रता की बात करो, संघ बनाने की बात करो, इन सभी मामलों में सभी व्यक्तियों के लिए समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सबके लिए जैसे कानून होने चाहिए। समानता की अवधारणा मानवीय राजनीतिक सिद्धांत के अंदर में निहित है। चलिए, समानता की परिभाषा है, अलग अलग थिंकर अलग बात करते हैं समानता के बारे में। हर थिंकर की अलग अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच को समझ लोगे, थोड़ी थोड़ी फेमस है, उनके बारे में जान लो। लास्ट की कहता है कि समानता करते हैं सभी व्यक्तियों के लिए समान और सभी के साथ समान व्यवहार करो। एरी रफेल कहता है कि सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें से विकास की आवश्यकता है और मानवीय योग्यताओं का प्रयोग भी शामिल है जो संतुष्ट है। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर। लेनिन कहता है कि जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण किए जाने की सारी संभावनाएं बिल्कुल नष्ट नहीं कर दी जाती, यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा ही नहीं, तब तक वास्तविक में सही समानता स्थापित नहीं होती। यानी एक प्रकार से यह है कि कोई शोषण किसी कर ही नहीं पाए, शोषण से मुक्ति की समानता। अरस्तु की समानता का अर्थ आनुपातिक समानता के उदाहरण के रूप में गैरेज करते हैं समकक्षों के मध्य समानता, इक्वलिटी बिटवीन द काउंटरपार्ट्स, यानी सभी समान ना हो, समकक्षों के मध्य समानता होनी चाहिए। ये सभी इसकी बात करता है। भारत समानता के सिद्धांत करते हैं कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त है वही सुविधाएं उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। प्लेटो कहता है, प्लेटो ने समानता का विरोध किया है, प्लेटो समानता का विरोध करता है, इसे गलत मानता है। अब मैं आपको एक एक अप्रोच समझाऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, ये लाइनें आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन जो थिंकर्स है ना, जैसे लास्ट की है, रफेल है, लेनिन है, अब इनकी जो अप्रोच है उसके बारे में आपको बताता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। देखो, समानता के दो रूप है, एक नकारात्मक समानता, एक सकारात्मक समानता है। पहले नकारात्मक के बारे में बात करते हैं। नकारात्मक का मीनिंग है कि सभी व्यक्तियों को एक प्रकार समान मान लेना, यानी कोई आदमी कैसा भी है सबको समान मानना, सबको एक डंडे से हाँक देना। यानी कोई आदमी बुजुर्ग है, कोई आदमी जवान है, लेकिन सबके लिए जैसा कानून बना देना कि नहीं भैया बस में सीट जो है सबको समान रूप से मिलेगी। कोई आदमी गरीब है, कोई आदमी पैसे वाला है, सब पे टैक्स लगा देना कि सब टैक्स देंगे भैया। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, कोई आदमी 1 लाख रुपये कमा रहा है, तो दोनों पे जैसा टैक्स लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो नकारात्मक स्वतंत्र समानता जो है, नकारात्मक समानता के तात्पर्य है किसी भी वर्ग को विशेष रूप से सुविधा न प्राप्त, विकास की सुविधाएं सभी प्रकार के लोगों को एक जैसी हो, कोई अंतर ना हो, कोई विभेद ना हो, तो मैं ये वो सब समान है, एक डंडे से सब मानती है। ठीक है प्यारे बच्चों, गलत कॉन्सेप्ट। लास्ट के अनुसार जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के नागरिक को होने के नाते प्राप्त है वो ये अधिकार समान मात्रा में दूसरे को प्राप्त होनी चाहिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता है भाई, जो एक नागरिक को प्राप्त है दूसरे को प्राप्त है, यदि आपने सबको समान मान लिया तो यही है विधि की समझ समानता। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, सबको समान मानते हैं। एक गरीब आदमी के ऊपर टैक्स 100 रुपये लगेगा, वो भी नागरिक है, और अमीर पर भी 100 रुपये लगेगा, वो भी नागरिक है, बुजुर्ग भी नागरिक है और जवान भी नागरिक है, पुरुष और महिला सब समान है, यानी सबको एक प्रकार समान मान लेना। ये नकारात्मक क्यों पता आपको। समानता का मतलब है समान लोगों में समानता होनी चाहिए। अब पुरुष और महिला अलग अलग है, बच्चे और जवान अलग अलग है, बूढ़े और बच्चे अलग अलग है, तो आप सबको समान कैसे मान लोगे, गरीब और अमीर अलग अलग है। इसलिए नकारात्मक कही जाती है अप्रोच जो है। तो इसमें देखेंगे समानता का अर्थ उन विषमताओं को दूर करना है जो नैसर्गिक नहीं और समान अवसर के अभाव है। यानी ये क्या कहता है कि समानता का अर्थ उन विषमताओं को खत्म करना है जो नैसर्गिक नहीं है, जरूरी नहीं है। उन सब विषमताओं को समान कर दो और सबको समान मान लो। यानी फॉर एग्जाम्पल लिंग है, अब लिंग तो नैसर्गिक है, पुरुष और महिला अलग अलग है, तो वो विषमता तो रहेगी रहेगी, लेकिन जो ऐसी विषमता है कि हमको आरक्षण दे रहे हैं संबंधों, ये हर मामले में उन्हें समान मान, हर मामले में समान मानो, तो इसको नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबको समान मानते हैं। अब आता है सकारात्मक। राज्यों में हर व्यक्ति को विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। इसमें लिखा है कि देखो, जो प्राकृतिक विषमता है, मान लो पुरुष और महिला है, जवान है और बुढ़ा है, उन्हें प्राकृतिक विषमता है, लेकिन प्राकृतिक विषमताओं को स्वीकार करो और उनको स्वीकार करके सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करो। और सामाजिक विषमता दूर कैसे होंगी। तो जो सकारात्मक कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आप समान आदमी के साथ समान व्यवहार करो, यानी महिला के साथ महिला का समान व्यवहार हो। असमान लोगों में, अगर आप अनइक्वल लोगों में समान व्यवहार करोगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो भैया, अगर आप चाहते हो तो आप समान लोगों में समान व्यवहार करो, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल पीपल। बट अगर आप अनइक्वल पीपल में इक्वल ट्रीटमेंट करोगे तो इट कैन बी अ लीडिंग प्रॉब्लम टू यू, ये आपके लिए बड़ी समस्या आ सकती है।
ठीक है, समान को समान मानो, ये पॉजिटिव कहते हैं। अब समानता के कई सारे आयाम है, जैसे प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन के साधन है और जो अर्थ का नियंत्रण है वो सभी का समान होना चाहिए, आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता यानी वोट का जो मूल्य है, वोट का जो मूल्य है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और वोट डालने का अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, ठीक है, राजनीतिक समानता। और राजनीतिक सहभागिता, भाग लेने का अधिकार समान होना चाहिए। नागरिक समानता, ऐसे नागरिक सभी के पास अधिकार, मौलिक अधिकार सब बराबर होना चाहिए। सामाजिक समानता, समाज में जाति, धर्म, लिंग इन सबसे छूट मिलनी चाहिए, सब समान होने चाहिए। और प्राकृतिक समानता जो प्रकृति के आयाम है, जो प्राकृतिक चीजें, प्रकृति के डायमेंशन है वो सभी समान होनी चाहिए। तो समानता के कुछ आयाम है जिनको हम मानते हैं। प्राकृतिक समानता का मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। प्राकृतिक समानता का मतलब है कि नेचर ने जो चीजें बनाई है उनमें सभी को समान प्रकार का हक मिलना चाहिए, प्राकृतिक समानता। समान अधिकारों का प्रावधान, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे समानता की क्या क्या विशेषता है। समानता कहती है अधिकार सबके लिए समान होने चाहिए, विशेष अधिकारों की उपस्थिति। जब समान अधिकार होंगे तो विशेष अधिकार होंगे नहीं, यानी ऐसा नहीं किसी को विशेष राइट हमने दे दिया, नहीं, अधिकार सब में समान होंगे और किसी पर भी कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, ठीक है। समान अवसर का प्रदान करना, सबको इक्वल अवसर प्रदान होंगे। तीसरा, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, ये प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी, सबको बुनियादी आवश्यकता मिलेंगी। वर्गवार या श्रेणी की अनुपस्थिति, ऐसा नहीं कि कोई श्रेणी हमने बना दी, कोई देखो फॉर एग्जाम्पल बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब क्या है, आप जो रोटी कपड़ा मकान सब रूप से दोगे। वर्गवार या श्रेणी की अनुपस्थिति, आपने कह दिया कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग ज्यादा पैसे वाले, ऐसा कोई वर्ग नहीं बनाओगे आप। रचनात्मक भेदभाव की अनुमति, भेदभाव की अनुमति, अब ये देखो अलग चीज है, ये अनुपस्थिति अनुमति है। रचनात्मक भेदभाव कर सकते हो, रचनात्मक भेदभाव जैसे आपने आरक्षण दिया, तो आरक्षण क्या है, सकारात्मक भेदभाव है, इसी को हम नाम देते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सकारात्मक भेदभाव क्यों, जो लोग पिछड़े हैं उनके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, इससे क्या हो कि उनको थोड़ी सी ज्यादा चीजें प्राप्त हो, तो आप कर सकते हो। तो ये क्या है, सकारात्मक भेदभाव के अंतर्गत आता है आरक्षण, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसके माध्यम से क्या होगा, जो पिछड़े लोग हैं उन्हें थोड़ी सी क्या मिलेगी, थोड़ी सी ज्यादा उन्हें चीजें प्राप्त हो जाएगी, डायमेंशन आपको देखने को मिल रहा है। समान अधिकारों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स। देखो अगर मैं समान अधिकारों के प्रावधान की बात करूं, पहला चीज अधिकारों का प्रावधान सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए, डायमेंशन को एक्सटेंड किया जा रहा है इसी में जो मैंने बताई थी। इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए विशेष अधिकार देने, किसी वर्ग को अधिकारों वंचित किया जाना धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर गलत है, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए, सबको अधिकार समान मिलने चाहिए। यानी कोई आदमी देखो फॉर एग्जाम्पल सबको समान अधिकार का मतलब क्या है, अभी नेगेटिव तो है, कॉन्सेप्ट नेगेटिव है, यानी बच्चों अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे आप समझ सकते हो। अगर मैं सभी को समान अधिकार दूंगा तो देखो ये बच्चे मैच देख रहे हैं, ये बच्चे मैच देख रहे हैं, अब ये जो आप सबको अगर मैं ये सबको मैं बराबर दे दूंगा स्टूल, तो छुटका है मैच देख ही नहीं पाएगा। ये क्या है, मैंने छुटके को मैंने बराबर दे दिया, इसका स्टूल बराबर, इसका स्टूल बराबर है, तो मैच देख ही नहीं पाएगा, इसकी हाइट छोटी है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, समानता तो है लेकिन ये नकारात्मक है। अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि इस छोटे वाले का स्टूल जो है वो ज्यादा बड़ा देना चाहिए, डबल स्टूल दे दिया इसको छोटे वाले को मैंने, और बड़े वाले को इसको मैंने स्टूल ये दे दिया, क्योंकि भाई स्टूल मेरे पास 3 ही थे, इसके नीचे 2 स्टूल लगा दिए, इसके नीचे 1 स्टूल लगा दिया और इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया। अब लोग कहेंगे कि तो आपने समान व्यवहार नहीं किया, लेकिन इसका जो परिणाम है वो आपको समान देखने को मिल रहा है, यानी इक्वल रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, इक्वल रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, समान परिणाम है, क्योंकि ये आदमी जो है ऑलरेडी ऊंचा है, ठीक है, 3 स्टूल देने की जरूरत थी, 3 आपने स्टूल बांध दिए। तो ये सकारात्मक परिभाषा है, ये नकारात्मक परिभाषा है। तो इसको भी अधिकारों को जो आप प्रदान करो तो अधिकारों को इस प्रकार से प्रदान करना चाहिए, ठीक है, जिससे उसका परिणाम जो है ना, देखो ये है समान व्यवहार है, इसमें क्या है, ये समान व्यवहार है, भाई आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, समान व्यवहार है। पर मेरे प्यारे बच्चों इसका परिणाम कैसा आया, नकारात्मक आया। ये व्यवहार कैसे असमान व्यवहार है, परंतु इसका परिणाम कैसे आया, परिणाम इसका समान आया, तो परिणाम ही समान होना चाहिए। विशेष अधिकारों की उपस्थिति, इसका मतलब क्या है, जो विशेष अधिकार होते हैं उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, किसी जाति वर्ग को नहीं मिलनी चाहिए। आम जनता के अधिकार दूर रखा गया था, विशेष अधिकार तो आम जनता दूर रहती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अमेरिका में कुछ अधिकार होते हैं जो कि गोरे अमेरिका को प्राप्त थे, लेकिन काले को नहीं प्राप्त थे। ऐसे इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में लोकतांत्रिक प्रणाली में काफी लंबे समय से चली आ रही, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या था, पुरुषों का विशेष अधिकार था। जब समानता आई तो समानता के माध्यम से महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महिलाओं को 1920 में, इंग्लैंड ने महिलाओं को 1928 में और स्विट्जरलैंड ने अधिकार 1971 में दिए। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले। रंग लिंग के आधार पर अधिकारों को देने के संबंध में भेदभाव करना समानता के सिद्धांत के विपरीत है। अगर आप लिंग के आधार पर और उसके रंग के आधार पर भेदभाव करोगे तो समानता के अधिकार के खिलाफ है। समान अवसर का प्रावधान, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में सभी को सक्षम लोगों के लिए अवसरों की समानता की व्याख्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, कोई जाति क्यों ना हो। इसी आधार पर किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए अवसरों की व्यवस्था करना, किसी विशेष वर्ग को दूर रखने की व्यवस्था करना समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि आपने किसी को बोल दिया तुम करो, किसी को बोला तुम नहीं कर सकते तो गलत है। अवसर की समानता के लिए कोई योग्यता निश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, क्षेत्र, रंग आदि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भी अवसर से वंचित करना समानता के अधिकार के विपरीत है। लोकतंत्र में इस प्रकार की समानता उपलब्ध होती है क्योंकि लोकतंत्र में सभी जाति वर्ग सब समान होते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में आप देखेंगे रचनात्मक भेदभाव की अनुमति, रचनात्मक सकारात्मक भेदभाव कमजोर श्रेणी को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है। इसी को मैंने आपसे कहा था सकारात्मक भेदभाव, या इसको नाम देते हैं रचनात्मक भेदभाव। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सकारात्मक भेदभाव है ये किसी कमजोर श्रेणी को उठाने के लिए होता है। हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, कबीले, पिछड़े वर्ग, महिलाओं के प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था
ये सबको समानता के विरुद्ध के सिद्धांत के विरुद्ध है। लेकिन ये भेदभाव कमजोर वर्ग के लोगों के विकास की विशेष सुविधा प्रदान करने का किया जाता है। इन्हें अधिकतर हमारी कंट्री में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, इन सबके लिए आरक्षण है। तो आरक्षण से लोगों को लगता है तो भेदभाव है, भाई महिलाओं को आरक्षण दे दो, एससी को आरक्षण दे दो, एसटी को आरक्षण दे दो, यू आर प्रोवाइडिंग आरक्षण टू ईडब्ल्यूएस, ये तो क्या है, ये तो भेदभाव है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भेदभाव किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये रचनात्मक है अच्छी चीजों के लिए। रचनात्मक भेदभाव का उद्देश्य क्या है? पिछड़े लोग भी अन्य विकसित श्रेणी के लोगों की तरह विकास हो सके, ये रचनात्मक भेदभाव का लक्षण है। ये पिछड़े लोग हैं उनका विकास हो सके। अगर आप सबको समान मानोगे, जो एससी, एसटी, ओबीसी है उनका विकास हो ही नहीं पाएगा। तो रचनात्मक भेदभाव जो है ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जाता, और इसी को आप नाम देते हो सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं। समानता की विचारधारा में उदारवाद है, मार्क्सवाद और समाजवाद है। इन तीनों की अलग अलग डायमेंशन है। उदारवादी कानूनी समानता की बात करेंगे, मार्क्सवादी आर्थिक समानता की बात करेंगे, समाजवादी सामाजिक समानता की, सामाजिक आर्थिक समानता की बातचीत करेंगे। चलिए समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा थिंकर, कौन सी आइडियोलॉजी किस समानता के बारे में क्या विचार करती है। उदारवाद प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपटीशनवादी नियोजित को कार्य मानते हैं। उदारवादियों का बहुत बड़ा मतलब फॉर्मूला है। उदारवादी उसको अच्छा मानते हो कंपटीशन से ज्यादा आगे निकल गया है, लेकिन उदारवादी उसको अच्छा मानते हो ज्यादा पैसे कमा रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, वो अच्छा है। उदारवादी ये नहीं कहते गधे को एक साथ रखो, वो प्रतिस्पर्धात्मक समानता की बात करते हैं। भाई अगर दो व्यक्तियों ने प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है कि अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए और एक बी है, अगर बी काम करता है 10 घंटे और ए काम करता है 5 घंटे, तो दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे, आप दोनों को समान नहीं कर सकते। संसाधन और लाभांश के वितरण में प्रमुखता का सिद्धांत है। जो ज्यादा काम कर रहा है उसे ज्यादा संसाधन प्राप्त होंगे और ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम कर रहा है उसे कम प्राप्त होंगे। उदारवाद ने राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी स्वतंत्रता को आवश्यक बताया, ये इसने बोला है। उदारवादी कहते हैं देखो आर्थिक समानता तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आर्थिक समानता प्रतिस्पर्धा के ऊपर है, लेकिन आप जो है सामाजिक और कानूनी स्वतंत्रता की स्थापना कर सकते हो। बोला कैसे कर सकते हो भैया? आप सामाजिक इसलिए कर सकते हो कि समाज में सभी को बराबर रख दे सकते हो, और कानून के सामने सभी लोग समान है, इसे आप बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सभी समान है। उदारवादी आर्थिक समानता की बात नहीं करते, ये सामाजिक कानून की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात नहीं की है। ठीक है, समानता को उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लास्की ने किया है। देखो अब ये लास्की ने किया है, तो अब लास्की का जो कॉन्सेप्ट था, लास्की का जो विचार था, उसको आप यहाँ से लिंक करो। लास्की का समानता करता है कि सभी व्यक्ति समान है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी आरक्षण की बात नहीं करते, सबको समान मानते हैं। तो लास्की ने उदारवादी विचारधारा का समर्थन किया। लास्की के अनुसार जब तक मनुष्य अपनी अपेक्षा, योग्यता तथा आवश्यकताओं में समान है, व्यवहार की समानता संभव है। यानी जब तक आदमी की अगर अपेक्षाएं और योग्यताएं अगर समान है, अगर दो आदमियों में समान योग्यता है और समान प्रकार से काम कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा अगर उनकी समान है ना, तो उनसे असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा समान नहीं है तो समान व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब समाजवाद क्या है? देखो आप जानते हो उदारवादी पैसे के मामले में समानता की बात नहीं करते। समाजवाद क्या है? समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम कम करना है और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है, सबको संसाधन बराबर बांटे। समाजवाद ये कहता है। बुनियादी क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन, नियंत्रण का समर्थन करते हैं, नहीं सरकार अपने अंदर सारी चीजें चलाएगी, समाजवाद ऐसा कहता है। समाजवाद का जन्म औद्योगिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विरोध में हुआ। तो औद्योगिक पूंजीवाद क्या था? औद्योगिक पूंजीवाद पूंजीपतियों का था, उदारवादियों का था। चार लोगों ने पैसे कमाए, गरीबों को अपने अंडर रखा। तो समाजवाद जो है समानता की बात करता है, संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की बात करता है, राज्य के नियंत्रण में। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी थे 5 प्रकार की असमानताओं की पहचान करी है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 5 प्रकार की असमानता है। राम मनोहर लोहिया कहता है स्त्री पुरुष की असमानता, एक ये असमानता, स्त्री पुरुष की असमानता, एक चमड़ी की असमानता, काला गोरा, जाति की असमानता, ऊंची छोटी, औपनिवेशिक शासन ये असमानता करता है, औपनिवेशिक शासन असमानता करता है, और एक आर्थिक असमानता। ये मेनली 5 असमानता है। तो ये स्त्री पुरुष, चमड़ी, गोरा, काला, जाति, औपनिवेशिक और आर्थिक असमानता, 5 प्रकार की असमानताओं की बात करते हैं समाजवादी। तो आर्थिक असमानता के समाज खत्म होगी जब राज्य सब नियंत्रण में ले लेगा। स्त्री पुरुष की समाज में होगी, चमड़ी सामाजिक समानता, जाति सामाजिक समानता, और औपनिवेशिक जो कंट्रीज थे वो पूंजीपति है, उन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया, उस असमानता को खत्म करने की बात करते हैं। मैं मार्क्सवाद की बात करूं तो मार्क्सवाद को देखेंगे तो मार्क्सवाद जो है, मार्क्स के अनुसार समानता का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों, संपत्ति का निजी स्वामित्व है। अब संपत्ति ये आर्थिक समानता की बात करता है, सामाजिक समानता जो है आर्थिक समानता। और मार्क्स क्या कहता है? किसी आदमी को जेब में पैसा ना हो तो समाज समानता क्या करेगा? तो मार्क्सवाद में आर्थिक समानता मेन है, समाजवाद में सामाजिक समानता मेन है, उदारवाद में कानूनी समानता मेन है। मार्क्स के अनुसार असमानता का बुनियाद कारण है संसाधनों पर संपत्ति का निजी स्वामित्व। समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधनों और संपत्ति के जनता का नियंत्रण चाहते हैं। मार्क्स व्यक्तिगत संपत्ति का उदय असमानता को जन्म देता है, फिर व्यक्ति प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ती है, समाज में असमानता आती है। मार्क्सवाद का दर्शन एकमात्र उद्देश्य असमानता के कारकों को और विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया जाए। मार्क्सवादी पूंजीवादी समाज में व्याप्त आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने का वर्ग पर भी समाज पर फोकस करने की बात करते हैं। समाज में वर्गीय मतलब हो तो मार्क्सवाद का चिंतन क्या है? वर्गीय समाज की बात करता है, पूंजीपतियों के पास निजी संपत्ति को खत्म करने की बात करता है। अब भाई प्रॉपर्टी लेकर क्यों बैठे हो? पूंजीपति जो है अपनी निजी संपत्ति को समाप्त करें, और पूंजीपति अपनी निजी संपत्ति को समाप्त करेंगे, समाज में क्या आएगी? समाज में आपको समानता देखने को मिलेगी। समानता के विचारकों के मत और समानता पे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनके विचार हैं। बेंथम के उपयोगितावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष समानता का सिद्धांत है। बेंथम के उपयोगितावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष समानता का सिद्धांत है। अब अलग अलग थिंकर है, जैसे बेंथम ने कौन सी किताब में कहा है, रोनाल्ड रॉडर, जॉन रॉल्स है, ऐसे अलग अलग थिंकर है। बेंथम उपयोगितावादी है, अधिकतम लोग अधिकतम सुख की बात करता है। बेंथम के उपयोगितावाद का महत्वपूर्ण पक्ष समानता का सिद्धांत है।
बेंथम ने समानता के विचार को प्राकृतिक कानून के साथ नहीं जोड़ा, प्रकृति समानता की बात नहीं करता। मनुष्य देखो, बेंथम ने सुखवाद में ही समान, थॉमस व्हीलर रूसो का इसने खंडन किया बताऊंगा। बेंथम ने सुखवाद में ही समानता का आधार केंद्र समझा है। ये सुखवाद जो सभी को अधिकतम लोगों को सुख मिलना चाहिए, अधिकतम लोगों को सबको समान मिलना चाहिए। बेंथम का तर्क है मनुष्य सुखी रहने के लिए शर्मा है, कोई बात मानकर चलने की जरूरत नहीं है, सुख लो जीवन में। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार समानता का आधार मानने से इनकार कर दिया। समानता एक राजनीतिक सुख है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए भी एक व्यावहारिक तरीका है। बहुत सारे लोगों के साथ सुख का व्यवहार करो तो समानता की आवश्यकता है। ये नहीं कहता कि भाई प्राकृतिक अधिकार समानता का आधार मानने से इनकार कर दिया है। प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति ने दिया सभी समान है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक बात को नहीं मानते, कहते हैं सभी लोगों को सुख प्राप्त होना चाहिए, जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। प्रकृति ने किसी को दुख दिया है, फिर भी सुख प्राप्त होना चाहिए। बेंथम की इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल से लेस लेजर फ्रेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है इसकी। रोनाल्ड डार्विन, ये भी उसी में से कैटेगरी में। डार्विन की पुस्तक में एक सिद्धांत की वकालत करी, संसाधनों को समानता कहते हैं, बोल सकते हो। जॉन रॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। जॉन रॉल्स के अनुसार सार्वजनिक पद ग्रहण की योग्यता भाषण। जॉन रॉल्स कहता है कि समानता आनी चाहिए सार्वजनिक पद को ग्रहण करने में, योग्यता में, भाषण में, संपत्ति की स्वतंत्रता, कानून के समझ समानता के संबंध की बात करता है, यानी प्राथमिक वस्तुओं की समानता की बात करता है। रॉल्स का कहना है कि समाज स्वतंत्रता के सिद्धांत को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी समानता स्वतंत्रता की होनी चाहिए। तो जॉन रॉल्स क्या कहता है, प्राथमिक वस्तुओं की स्वतंत्रता की समानता की बात करता है। ये सब प्राथमिक वस्तु है, भाई भाषण हो गया, स्वतंत्रता हो गई, सब प्राथमिक वस्तु है। सेकेंडरी वस्तुओं में मानता है कि समाज में सामाजिक आर्थिक समानता है, लेकिन जॉन रॉल्स के समानता के बारे में विचार है वो आप जानते हो। ये कहता है कि जो विषमता है, जो विषमता है समाज में, उसका फायदा उन लोगों को मिले जो विषम है, जो पितर पिछड़े हैं। बाकी ये कहता है कि प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में समानता होनी चाहिए। देखो, जॉन रॉल्स ने समानता स्वतंत्रता को सहस्तित्व करके स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्राथमिकता प्रदान की है। समानता और स्वतंत्रता एक साथ ही रहती है। इस सिद्धांत का संबंध अवसर को उचित समानता का आय को पुनर्निर्माण है। विवेक मूलक सिद्धांत की व्याख्या में जॉन रॉल्स अवसर की समानता के सिद्धांत की व्याख्या करता है, यानी सबको समान अवसर मिले, कोई विभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखें, जॉन रॉल्स में समानता का सिद्धांत क्या है, दो प्रकार की बात करता है। ये कहता है सामाजिक आर्थिक समानता है, असमानता है समाज में, लेकिन उसका फायदा मैक्सिमम मिनिमम, यानी उसका फायदा उन लोगों को मिले जो समाज में पिछड़े हैं, अगर विषमता है तो। अदरवाइज वितरण में, प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में समानता आनी चाहिए और समानता स्वतंत्रता के साथ साथ चलती है, ये कहता है। जॉन रॉल्स की किताब है सबसे बेहतर थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसकी बात करिए, ठीक है। द लॉज ऑफ पीपल, ये भी अच्छी किताब है, इसको भी आप नाम याद रखेंगे। समानता की समुदाय वाली संकल्पना, और ये वॉल्टर का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का सिद्धांत है, जो कि आपकी समझ में आना बहुत कठिन रहता है कि सर ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। देखो क्या कह रहा है, क्या समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण के भिन्न मानदंड होने चाहिए। ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो समाज में मूलभूत वस्तुएं होती हैं, अगर मूलभूत वस्तुओं पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो गया तो समाज में असमानता पैदा कर देता है। यानी किसी आदमी पे जैसे मूलभूत वस्तु में पैसा हो गया, अब किसी आदमी पैसा आ गया, अगर वो आदमी पैसा कमाना ठीक है, लेकिन जब वो आदमी पैसे से सारी चीजें खरीद ले, पैसे टीचर खरीद ले, डिग्री खरीद ले, घर खरीद ले, तो समाज में असमानता पैदा कर देगा। तो कहता है जो मूलभूत वस्तु है ना, मूलभूत वस्तु है, उनका जो वितरण है उस प्रकार से ना हो कि किसी आदमी के पास ज्यादा पहुंच जाए और वो आदमी फिर समाज में असमानता पैदा कर दे, समाज के डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर दे। समाज में मूल वस्तुओं के वितरण की भिन्न मानदंड होने चाहिए। प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तुओं को उपयोगी नहीं है। देखो, अब मूल मानदंड होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, कुछ मानदंड आपको बनाने पड़ेंगे, यानी जिस आदमी से किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा वो चीज ना हो जाए, और किसी आदमी को पैसा, एक वस्तु उपयोगी नहीं है, यानी ऐसा नहीं कोई चीज किसी के लिए उपयोगी, किसी के लिए उपयोगी नहीं है, यानी सभी प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तु उपयोगी नहीं है, यानी सभी चीजें सभी समाजों में नहीं काम करती है। वॉल्टर का मानना है कि समानता को कल्याण, संसाधन या कैपेबिलिटी जैसी किसी एक विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने एक चीज को रोक दिया, सभी प्राथमिक वस्तुओं का वितरण समान हो। आपने पैसे को रोका, शक्ति ज्यादा मिल गई आदमी को, शिक्षा ज्यादा मिल गई आदमी को, शिक्षा ज्यादा प्राप्त कर लेगा, पढ़ लिख लेगा, थोड़े से काम करेगा, फिर पैसा कमाएगा, फिर ऐसा असमानता पैदा कर देगा। किसी भी वितरण का न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण होना उन वस्तुओं के सामाजिक अर्थ से जुड़ा होता है जिनका वितरण किया जा रहा है। अगर ऐसी वस्तुओं का वितरण हो रहा है जिनका सामाजिक महत्व हो जाता है, तो आपको ऐसी वस्तुओं का जो वितरण है वो देख के करना चाहिए। तो ये प्रकार से ये मान के चलो, प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की बात करता है, उसमें समानता आनी चाहिए, जो वॉल्टर कहता है। और ये कहता है किसी आदमी में कोई ज्यादा चीज आ जाएगी तो आदमी असमानता पैदा कर देगा, ठीक है। चलिए, सोर्स ऑफ द सेल्फ, ये इसकी इंपॉर्टेंट किताब है वॉल्टर की, ठीक है। समानता पर भारतीय विचारकों के विचार क्या है, समानता पर क्या सोचते हैं भारतीय विचारक। देखो, मुझे लगता है कि वॉल्टर के बारे में कुछ बच्चों के मन में विचार होगा, इसे थोड़ा और बता दीजिए। वॉल्टर के बारे में मैं आपको एक दो लाइन और बताया, तो जो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है पूछा गया था, आपको अगर आप इसमें से कुछ करोगे तो ये आपके काम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, समानता के बारे में अगर वॉल्टर के विचार करना देखो, जैसे एक स्टेटमेंट पूछा गया था एग्जाम में ना, समानता को लेकर। समानता को लेकर अगर वॉल्टर की बात करूं मैं, रॉल्स की चिंता तो पूछ, रॉल्स का तो क्वेश्चन आया 2030 में आया, रॉल्स का क्वेश्चन, रॉल्स का तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे। रॉल्स का 2030 में पूछा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नहीं है, बहुत सीधा। बुनियादी वस्तुओं की क्षमताओं को लेकर प्रश्न आया है। उसी का ठीक है, नहीं क्लियर, इतना काफी आपके लिए। समान बुनियादी वस्तु के ऊपर बातचीत अगर आए ना, मूलभूत वस्तु के वितरण को लेकर बातचीत आए, विभिन्न मानदंड होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्रॉस कहता है समान होने चाहिए, कहता है विभिन्न मानदंड होने चाहिए, क्योंकि इनसी से प्रभाव पड़ता है आगे चल के। तो मूलभूत वस्तुओं के वितरण से ही असमानता आ जाती है। समानता और भारतीय विचार है। अम्बेडकर का मत, मनुष्यों में केवल राजनीतिक समानता और कानून के समझ समानता स्थापित करके समानता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि सामाजिक समानता बेहद जरूरी है, इसलिए इनके विचार सामाजिक समानता की बात करते हैं। विवेकानंद के अनुसार इनका सिद्धांत समाजवाद का मूल मंत्र है। भारतीय वेदांत परंपरा के अंदर किसी भी वर्ग या समूह के लिए किसी तरह का विशेष अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। तो विवेकानंद सामाजिक समानता की बात करते हैं, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, किसी भी वर्ग को आप जो है विशेष अधिकार मत दो, उसके बाद ये बात करते हैं। दोनों के विचार लगभग समान ही है, ये याद रखने आपको। समानता की नारीवादी संकल्पना, देखो नारीवादियों का विचार बहुत अलग है। फेमिनिज्म वाले कहते हैं भैया समानता को लेकर आपके विचार। फेमिनिस्ट का लिबरल फेमिनिज्म का प्राथमिक लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र में लैंगिक समानता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं घर में पैसा हो कुछ भी हो, लेकिन घर के अमीर लोग महिलाओं से काम करवाते हैं, तो समानता आर्थिक नहीं आ सकती। समाज में समानता आ गई, लेकिन समाज में पुरुष और पुरुष ऊंची जाति समान है, लेकिन ऊंची जाति की महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है। तो लैंगिक समानता जरूरी है, सबसे बड़ी समानता है। शिक्षा की समान पहुंच, समान वेतन, जॉब, सेक्स लगाव, बेहतर काम करने की संस्कृति, कानून परिवर्तन लक्ष्य बनता है। यानी सब मामलों में लिंग की समानता होनी चाहिए। मुख्य नारीवादी का उदय अमेरिका में 1960 में अंतिम दशक में हुआ। रेडिकल नारीवादी के तहत मुख्य कार्य महिला संस्कृति को स्थापित करना है, तो मृत्यु के बजाय जीवन को अहमियत देती हो तथा महिलाओं को काम और गुणों को रेखांकित करती है। ये काम की बात नहीं है। अभी मानो कि महिलावादी जो है ना, वो नारी सुंदरता की बात, समानता की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं। ये कहते हैं लैंगिक समानता अगर नहीं है तो सारी समानताएं आपकी बेकार है। बहुत संस्कृति वाली समानता की संकल्पना, पीकू पारिक और किमलिका इसके मान्यताकार है। तो देखो बहुत संस्कृति वाली क्या कहते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म, संस्कृति समानता की बात करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। पीकू पारिक और कमलिका ने समानताकार है। विशेषता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। समूह के अधिकारों की मांग करते हैं, पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं, और जब पहचान की राजनीति होगी तो क्या होगा, आपकी संस्कृति जो है उसको महत्व मिलेगा। तो सांस्कृतिक स्वतंत्रता और संस्कृति में समानता की बात करते हैं बहुत संस्कृतिवादी। मल्टीकल्चरलिज्म, तो मल्टीकल्चरलिज्म में एक बात को याद रखना, ये समानता की जो बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म वाले, ये कल्चर को विशेष महत्व देते हैं। ये नहीं कहते संस्कृति समान होनी चाहिए ना, इसकी संस्कृति को समान महत्व मिले, सभी संस्कृतियों को समान महत्व मिले। देखिए हर संस्कृति अलग अलग होती है। संस्कृति की संरक्षण की बात करते हैं बहुत संस्कृतिवादी, ठीक है। सांस्कृतिक भी होती है, विषमता वाली संस्कृति भी होती है, तो सांस्कृतिक विषमताओं को खत्म करने की बात करते हैं। सांस्कृतिक विषमता खत्म हो जाए उसकी बात करते हैं। किमलिका का तर्क है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए समूहों के बीच बाहरी सुरक्षा को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन उन्हें दक्षिण अफ्रीका के संघवेद की तरह उत्पीड़न या शोषण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, रंगभेद है, तो सांस्कृतिक असमानता है ना वहाँ, वो नहीं होनी चाहिए। देखो कमलिका कैसे है, किमलिका एक सांस्कृतिकवादी है। आंतरिक प्रतिबंधों को उदार दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे किसी व्यक्ति की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करते हैं। उन्हें कुछ मामलों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को प्रदान किया जा सकता है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि भैया आंतरिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं कुछ कुछ चीजों पे, तो कहते हैं आंतरिक प्रतिबंध या आंतरिक असमानता अगर आपको करनी है तो अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दे दो, उनकी संस्कृति मजबूत हो। अदरवाइज आपको की संस्कृति को के साथ भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। विकसित समूह की एकजुटता के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को प्रतिबंध करने वाले समूह का रूप लेते हैं। विकसित समूह की एकजुटता के नाम पर व्यक्तिगत सदस्यताओं की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने वाले समूह का रूप लेते हैं। यानी आप एक आदमी की स्वतंत्रता के चक्कर में अक्सर समूह की एकजुटता के नाम पर व्यक्तिगत सदस्यों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले समूह को रूप लेते हैं। यानी जब आप क्या करते हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ उसको बढ़ावा देते हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अगर बढ़ावा दोगे तो उससे क्या होगा, जो समाज की स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो जाती है। स्वदेशी समूह इस आधार पर महिलाओं के आंदोलन की खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, वे स्वदेशी आबादी की सामाजिक और पारंपरिक भूमिका खतरे में डालते हैं। तो बेसिकली इसका जो पूरा विचार है, वो पूरा विचार क्या है, आपको लग रहा है समझ में नहीं आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। तो किमलिका ये मानता है संस्कृति के संरक्षण की बात करता है, कहता है संस्कृति ज्यादा जरूरी है। आप किसी एक आदमी के विकास के लिए संस्कृति को खतरे में नहीं डाल सकते। समाज की समानता बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर समुदाय है उसको आप विशेष अधिकार दो, तो आप अल्पसंख्यकों को दे दो, बाकी जरूरत नहीं है देने की, ऐसी बात करता है। मैरियम यंग इस संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए सामाजिक समूह की बात करते हैं। ये सामाजिक समूह बनाओ, उससे क्या हुआ, सामाजिक समानता दूर होगी। सामाजिक नियम कानून संस्थागत दिनचर्या कुछ लोगों के समूह में रूप में विवश करती है, और क्योंकि अन्याय के बारे में हमारी जागरूकता का लगभग सार्वभौमिक रूप से व्यक्तियों के बजाय लोगों के वर्गों की तुलना करती है। कहती है कि संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए सामाजिक समूह की बात करती है कि भाई क्या होता है किसी समाज में संरचनात्मक असमता है, महिला पुरुष की, जाति की, वर्ग की असमानता है, तो क्या कहती है इसको दूर करने के लिए आप करो सामाजिक समूह बनाओ, छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, और ग्रुप में असमानता को दूर करो तो संपूर्ण समाज की असमानता दूर हो जाएगी। छोटे छोटे ग्रुप से शुरुआत करो, भाई कंप्लीट समाज है उसे आप ठीक नहीं कर सकते, छोटे छोटे ग्रुप बनाओगे तो असमानता आपकी दूर हो जाएगी। सामाजिक नियम कानून और संस्थागत दिनचर्या कुछ लोगों को एक समूह के रूप में विवश करती है। यानी एक छोटा समूह बनाओगे उसके माध्यम से चीजें ठीक हो सकती है, क्योंकि अन्याय के बारे में हमारी जागरूकता लगभग सार्वभौमिक रूप से व्यक्तियों के बजाय लोगों के वर्गों की तुलना करती है। ठीक है, असमानता और अन्याय के बारे में हमारे मूल्यांकन को सामाजिक समूह की प्रमुखता की पहचान चाहिए।
न्याय के पूर्ण सिद्धांत की घटक है। पता नहीं क्या लिखते हैं इसमें। विवेक की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस का अर्थ केवल लोगों को अधिकार प्रदान कर देना नहीं, बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना है। मेरा थर्ड को समझो। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस का अर्थ केवल लोगों के अधिकार प्रदान कर देना नहीं, बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी खत्म करना है। यानी कहते हैं ना कि विवेक की राजनीति करते हो, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस करते हो, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, तो उसका अर्थ केवल लोगों के अधिकार प्रदान कर देना नहीं, केवल लोगों को आपने अधिकार दे दिए कि भाई तुम नीचे जाति हो, तुम्हारा आरक्षण दे दिया, बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी खत्म करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि भाई लोगों में पूर्वाग्रह, लोगों में विभेद है, उसको भी खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी जाति को अधिकार दे दिया, किसी जाति को आपने प्रदान कर दिया अधिकार कि आपको आरक्षण है, आप चुनाव लड़ो, आपकी सीट है। लोगों में उनके मध्य जो पूर्वाग्रह है, जो गलत सोच है, उसको भी खत्म करना है। अब इस वाले पॉइंट को समझो। इस वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, टाइपिस्ट की पीपीटी बनाने में आगे पीछे हो गया, डोंट वरी, इसको समझो। ठीक, इसको भी तोड़ देता है। ये कहता है कि लोगों में अगर आप समानता चाहते हो तो आप उनके साथ केवल लोगों को अधिकार प्रदान करने से काम नहीं चलेगा, आप उनके प्रति जो पूर्व वेदों से खत्म करो। ठीक है, अगला देखो। असमानता अन्याय के हमारे मूल्यांकन को सामाजिक समूह की प्रमुखता को पहचान चाहिए, न्याय के पूर्ण सिद्धांत के घटक है। यानी जो हमारे कंट्री में जो असमानता है और अन्याय है, तो असमानता और अन्याय के हमारे मूल्यांकन को, जो वैल्यूएशन करते हैं कि समाज में असमानता है कि नहीं है, समाज में अन्याय है कि नहीं है, इस मूल्यांकन को सामाजिक समूह की प्रमुखता को पहचान चाहिए। यानी जो सामाजिक समूह बनाओगे छोटे छोटे, उस सामाजिक समूह का इंपोर्टेंस दोगे, उनका महत्व दोगे। तो इसका टोटल विचार क्या है? इसका टोटल विचार सामाजिक समूह बना के असमानता को खत्म करना है। बस, और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतनी सी बात है मेरी अभियान की। समानता के विरोधी विचार कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दे लोगे, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। अरस्तु ने असमानता का प्राकृतिक माना है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की आसानी स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। टॉकविले समानता काल से बहुमत की जन्म पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। पेरेंटो मोस्का मिसेल जैसे अभी जो एलीट ग्रुप है, जो एलीटिस्ट है, ने समानता का प्रबल विरोध किया है। पेरेंटो मोस्का मिसेल तीनों एलीट वाले, अभिजात वर्ग वाले। समकालीन विचारक क्रिस्टोल बेल ने योग्यता पर आधारित संकल्पना जस्ट मेट्रोक्रेसी की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अब योग्यता पर आधारित संकल्पना होगी तो उदारवादी विचारधारा होगी, समानता की बात नहीं हो सकती। माइकल येनी ने अपनी रचना द राइज ऑफ मेरिटोसिटी में योग्यता तंत्र की आलोचना की, योग्यता का आधारित बात कर संकल्पना की आलोचना की। ये भी कहता है कि देखो, ने योग्यता तंत्र की आलोचना की और योग्यता आधारित संकल्पना की भी आलोचना करी। तो ये माइकल येनी ने इसकी आलोचना करी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर गलत आ गया। उदारवादी भी कभी कभी परिणाम में समानता की बात नहीं करते। तो उदारवादियों का जो विचार है वो भी समानता की बात नहीं करता है। माइकल येनी ने अपनी रचना द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी 1958 में योग्यता तंत्र की आलोचना की है, योग्यता आधारित संकल्पना को भी की भी आलोचना की है। ठीक है, तो माइकल येनी जो है वो इसकी आलोचना करता है, क्रिस्टोल बेल की। ठीक है, चलो अगला बात। थैंक यू गाइस। यही सब इसमें प्रश्न थे, इसको लेकर ये प्रश्न थे समानता को लेकर। समानता के बारे में आपको छोटी छोटी बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर मैं समानता के बारे में और भी आपको समझाना चाहूँ तो माइकल गोल्डन ने स्पीयर ऑफ जस्टिस के तहत, ठीक है, अंबेडकर सेन के विचार भी है, उपयोगितावाद के विचार भी है, सब आपकी समझ में आएगी। मुख्य विचारों की रचना भी आ गई आपकी समझ में। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे, इनको आप कर लो। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, उन्हें तो ज़्यादा डिस्कस कर लिए, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो थिंकर है ना, जो रीजन थिंकर मैंने डिस्कस किया ये वाले, मैरियम यंग, टिमलिका, इसी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते नहीं है, तो इनको आप नहीं भी छोड़ सकते हो। यानी ये क्या करता है, वो समूह की बात करता है और ये भी समूह की बात करती है। समूह संस्कृतिवादियों के विचार यही है, तो इसे घबराने की आवश्यकता कोई नहीं है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी ये समानता की विचारधारा है, इसको आप लोग समझ चुके। बेसिक बातें इसके बारे में जान लो, फिर बेसिक बातें आप जानिए समानता के बारे में, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर और कोई कॉन्सेप्ट अगर समानता से है जो एग्जाम में पूछा है, देखो तो मैं एग्जाम की बात करूँ तो जे रूसो ने प्राकृतिक पारंपरिक असमानताओं के बीच अंतर किया था। रूसो ने प्राकृतिक और पारंपरिक असमानताओं के बीच अंतर किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि असमानता में डिफरेंस होती है। रूसो ने एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 21 में। देखो रूसो का एक प्रश्न था, रूसो का एक कथन आया था रूसो ने, इसको आप याद रखना, प्राकृतिक और पारंपरिक स्वतंत्रता के बीच में डिफरेंस, समानता के बीच में डिफरेंस किया है, समानता के मध्य विभेद किया है। ये दोनों अलग अलग है। प्राकृतिक प्रकृति देती है और पारंपरिक समाज पैदा करती है। फिर रूसो का स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप विशेष तौर पे एक बार ध्यान दे लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दे लेना। ठीक है, बाकी देखो, क्षमता एक अमर्त्य सेन का विचार है, ये भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। अमर्त्य सेन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अभी रिसेंटली पूछा गया है पेपर में। तो अमर्त्य सेन की जो समानता का विचार है ना, ये भी क्षमता आधारित है। अमर्त्य सेन की जो विचार है, जो पूछा गया एग्जाम में, अमर्त्य सेन ने समानता की धारणा के बारे में बताइए, तो इसने भी क्षमता आधारित समानता की बात करी है। यानी क्षमता बेस्ड, क्षमता आधारित समानता, यानी जिस आदमी की जितनी क्षमता है, आधारित समानता, जिस आदमी में जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उस आदमी को काम करने का अधिकार है। तो सबको आप समान नहीं मान सकते।
तो किसी की समानता के अध्याय में लिखते हैं कि अपनी पुस्तक चॉइस ऑफ वेलफेयर मैनेजमेंट बुनियादी क्षमता समता की अवधारणा दी है। ठीक है, बुनियादी क्षमता समानता की अवधारणा, तो इसको नाम देते हैं बुनियादी क्षमता समानता की अवधारणा। समानता की अवधारणा यानी आप आदमी की क्षमताओं को समान कर दो, उसे सेम संसाधन दो, ये आप कर दो। यानी व्यक्ति को आप संसाधन जो है सेम दे दो, व्यक्तिगत जीवन को प्राप्त करने के लिए उसको आप संसाधन सेम दे दो, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, उसके बाद जो आएगा वो आदमी के ऊपर डिपेंड कर दो। ठीक है, अमर्त्य सेन का तर्क है कि बुनियादी क्षमता समानता के विचार में इस अंतर को कम किया जा सकता है। बुनियादी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक वस्तुओं के बारे में जॉन रॉल्स की चिंता स्वाभाविक विस्तार के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी बुनियादी जो वस्तु है ना, अमर्त्य सेन क्या कहता है, देखो बात समझ लो। अमर्त्य सेन का तर्क है, ठीक है, कि अगर आप बुनियादी वस्तुओं की समानता दे देते हो, अगर आप बुनियादी वस्तुएं किसी आदमी को प्रदान कर देते हो, बुनियादी वस्तु बहुत सारी चीजें आती है, इनकी समानता होनी चाहिए। इसके बाद आपने दो बच्चों ने जन्म लिया और दोनों बच्चों को आपने बराबर संसाधन दे दिए, और दोनों बच्चों को आपने बराबर संसाधन दे दिया, दोनों बच्चे समान तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब कौन बच्चा ज्यादा काम कर गया, कौन बच्चा कम काम कर गया, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने दोनों को संसाधन बराबर दिए, तो बुनियादी सब वस्तुओं की क्षमता होनी चाहिए। ये अमर्त्य सेन का विचार है। विद्यार्थियों आपके लिए काफी एक बाकी प्रश्नों में आप सोल्व करना चाहिए।
है